मित्रों, एक बार जरा तालियां आप लोग बजा दीजिए। थोड़ा सा क्रम का खंडन हुआ है, लेकिन मित्रों, मैं चाहे मंच पर खड़ा होकर विनीत चौहान के लिए जो भी कह दूं, लेकिन वो ओज के राजदूत हैं। ही इज द एम्बेसडर ऑफ द वीर रस। मित्रों, विनीत चौहान का नाम से मैं, जब वो विनीत होते हैं तो बहुत ही रागात्मक होते हैं, और चौहान होते हैं तो बहुत आगात्मक होते हैं। ये सरदार भगत सिंह का स्टेडियम है। मैं उनकी पंक्तियों के साथ विनीत चौहान को आमंत्रित करना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने अपनी मां को एक पत्र लिखकर भेजा। वो विनीत चौहान की भूमिका है। वो पत्र सरदार भगत सिंह ने उनकी मां को लिखकर भेजा। अरे भैया प्लीज। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूं, एक बार थोड़ा घनीभूत होकर एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग ने। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और सरदार भगत सिंह स्टेडियम में मैं यही बोलना चाहता हूं, और वो विनीत चौहान की भूमिका है कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। 23 मार्च अभी गुजरा है। क्या कर रही है हमारी युवा पीढ़ी? ये विनीत चौहान आपको बताएंगे। वो आपको आईना दिखाएंगे। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं भाई विनीत चौहान को। विनीत चौहान। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माइक कैसा अजीब सा हो गया यार, क्या करा था ने इसके अंदर? होगी नहीं वो, ठीक है, बस हमें सुनती रहे। एक तो इधर हमारे जितने प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ये पदवेश आपके बिल्कुल हमारी तरफ है। हम अपना दर्पण की तरह से उन्हें देख रहे हैं। स्वागत है। जालौर मेरा अनेक बार आना हुआ है। पता नहीं क्यों अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आप 2-3 मिनट का समय देंगे तो हम ठीक ठीक तरह से आप तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। आदरणीय हरिओम पवार जी तक हमें इस मंच को ले जाना है। भाई विष्णु सक्सेना और अरुण जैमिनी इस मंच की जमानत बैठे हुए हैं। जहां ये 3-4 कवि मौजूद हैं, वो कवि सम्मेलन अपने आप में सुपरहिट कवि सम्मेलन में माना जाता है। ऐसा हमारे कवि सम्मेलन की पद्धति में कहा जाता है। हमारी ये माताएं बैठी हैं, आपसे मेरा आग्रह, थोड़ी देर देखो, कुछ अभी हो सकता है विष्णु कुछ डांस वांस करे तो आपको आनंद आएगा। कई तो बैठी, कमला इसमें डांस कब होगा? बिमला कुछ पुपाड़ी वाला तो आ नहीं रहा कोई ढंग से, पता नहीं कौन सा वाला है, तो वो भी आएगा, ये पुपाड़ी बजाएगा। ये हमारा जो बीच में बैठा हुआ है ये पुपाड़ी बजाता है, डांस बहुत अच्छा करता है। इसी आशा में हम अंत तक ऐसे ही रहेंगे, जैसे नेवड़ा दिखा के अंत तक हम दंत मंजन बेच देते हैं कि देखो ये सांप नेवड़े की लड़ाई होगी, उसके बाद में आपको मंजन बेचा जाएगा। तो अभी ये विष्णु सक्सेना बहुत अच्छा गाएगा, गाएगी, हाँ गाएगी। मैं आज पहली बार तय नहीं कर पा रहा मुझे कवि से शुरुआत की अपनी कविता कहाँ से शुरू करनी है। अभी चुनाव हुए हैं पूरे देश में, कश्मीर में भी चुनाव हुए हैं। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री के कुछ बयान आए हैं। पता नहीं कश्मीर की कुर्सी में ऐसा क्या है, जैसे ही कोई उसके ऊपर बैठता है उसमें बगावत की बदबू आना शुरू हो जाती है। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया कुर्सी पर बैठते ही। उन्होंने कहा कि इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चुनाव हुए हैं, इस सब की पाकिस्तान की मेहरबानी इसमें शामिल है, आतंकवादियों की मेहरबानी शामिल है। मुझे पहली बार लगा हमारे सेना के और पुलिस के जवानों को वो गाली थी जो मुफ्ती मोहम्मद साहब ने आतंकवादियों की तारीफ के रूप में हमारे यहां पर कर दी थी। क्या बात, क्या बात। आप यदि ईमानदारी से मुझे अनुमति दें तो मुफ्ती मोहम्मद साहब के खिलाफ मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। अनुमति ज्यादा इधर से भी मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप पीछे बैठे हैं लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहिए। यदि देश की सीमाओं पर खड़े हुए सैनिक इतनी मजबूती से खड़े हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी एक नई तस्वीर गढ़ देगा। जो जहां खड़ा है वो हिंदुस्तान बन के खड़ा रहे, वो सैनिक बन के खड़ा रहे, मैं उम्मीद करता हूं। मैं शुरू होना चाहता हूं। 2 मिनट भी मैं आपके ऊपर भारी नहीं रहूंगा।
आपको 1 मिनट भी लगे कि विनीत चौहान भारी हो रहा है, एक हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं वापस बैठ जाऊंगा, अगले कवि को आवाज दे दूंगा। लेकिन जब तक खड़ा रहूं 100% हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बेटे मेरे साथ होने चाहिए। जब तक हम ऐसे बदतमीज मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देंगे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब बाकी नहीं रह जाता है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, एक बार अनुमति दे दीजिएगा, बाकी बात मैं शुरू कर दूंगा। स्वागत। उन्होंने कहा कि ये सारी उनकी मेहरबानी है। जो थोड़े बहुत भी पिछले इतिहास को जानते हैं, मैं बता दूं, ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है। लोग हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कविताएं पढ़ते हैं। माफ करें साहब, हम कोई पाकिस्तान पर कविताएं नहीं पढ़ते। हमें हमारे घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो हम पाकिस्तान से जाकर कुछ बातें करें। मैं पहले इनके खिलाफ कहता हूं। अंबर जी लिखते हैं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं 100% श्रोताओं का कवि नहीं हूं साहब, इसमें से 50% श्रोता भी मेरे हिस्से में आए, जिनके मेरी कविता समझ में आ जाए तो मैं समझ लूंगा मैंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर ली है। सांप जब तक बाकी लोग खामोश रहें और बाद में पूछे कि कवि कहकर क्या गया था, लेकिन जिन्हें समझ में आए वो मेरे साथ रहिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, पहुंचे आपकी आवाज और आपकी तालियां मुफ्ती मोहम्मद साहब के कानों तक। हो सकता है वो एसी कमरे में इस समय सो रहे हों, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनकी कनपट्टी के पास महसूस होनी चाहिए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, और ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है। और समझदार लोगों, इतिहास का एक पहला पन्ना मैं हटा रहा हूं। जो अपनी बेटी के बदले, मैं इतिहास का पहला सच पढ़ रहा हूं, जो समझ जाए एक बार हाथ खड़े करके मुझे बता देना मेरी बात आप तक पहुंच गई है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। मुफ्ती मोहम्मद से मैं कहना चाहता हूं, अलग देश की मांग नहीं, उनसे कहना चाहता हूं पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, यह देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। आपके भी बेटे गए होंगे कश्मीर में, पहरा दे रहे होंगे अभी वहां, मैं उन सबको सैल्यूट करते हुए कहना चाहता हूं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी मुफ्ती जी इसका, अब या तो ताली बजाना मत, या बजाओ तो फिर आपकी तारीख ऐसी लगे कि हमने एक बार मुफ्ती मोहम्मद को थप्पड़ मार दिया है, कि मुफ्ती जी तुमको भी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा क्या बात है सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। इनके एक बड़े भाई हैं उमर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो इनके भी गुरु हैं। कह लेंगे ये तो हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सीएम बन पाए हम एक कश्मीर के। यदि हम पाकिस्तान में होते तो वहां के पीएम होते। फारूक साहब, मैं जालौर में खड़ा हूं, विरमदेव की मिट्टी पे खड़ा हूं। इतिहासों के रथों को रोकने का यदि परंपरा किसी भुजदंडों में रही है तो वो जालौर की मिट्टी में रही है। मैं एक आईना दिखाना चाहता हूं आपको, और आपको लगे कि फारूक साहब को भी मैंने ठीक ठीक समझा दिया है। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फिर आपकी तालियां मैं गुस्से में देखना चाहता हूं। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। एक नाम ले रहा हूं ईमानदारी से, समझ में आए तो सच्चाई पर आपकी तालियां उठें। लेकिन ये तो क्यों हम कश्मीर को आज तक रो रहे हैं,
क्यों गा रहे हैं, एक आदमी जिम्मेदार है इसके लिए, मेरी सच्चाई पर आपकी दाद उठे। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना वाह था। वाह 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 वाह। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं 55 साल तक ये मुल्क अचपन कर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ता है लाहौर की तरफ। मेरा एक ही कहना है देश के प्रधानों से, काश एक बार ही सही सफेद कबूतरों की जगह गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ छोड़ देते तो देश की तकदीर का फैसला बदला होता। वाह विनीत भैया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सिखों की कौम को हमने चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। हिंदुस्तान के बलिदान का यदि सबसे बड़ा शिलालेख था तो वो सिखों की कौम थे। हरिओम पवार जी ने कभी गुरु गोविंद सिंह की बलिदान पर, मैं बचपन में छोटा था तो उन्हें सामने बैठ के सुनता था। ये लाइन जब मैं भाषण प्रतियोगिता में शैलेश लोढ़ा और हम बोला करते थे, इस लाइन को हम कोट करते थे। हरिओम जी ने कभी लिखा गुरु गोविंद सिंह की परंपरा को, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। मैं बड़े कवि की अगवानी में कविता पढ़ रहा हूं, मेरा जैसा छोटा दीपक इस सूर्य के सामने खड़ा है। आप हिम्मत देना कि शायद मैं इनके चरणों की धूल के बराबर कुछ कविता लिख सकूं। हम कर्जा खाए बैठे हैं, पवार जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं मिले किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों मिट्टी के लिए बलिदान हो गए हों। मानवेंद्र जी, मैंने सुना है 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। दोनों बेटे जब युद्ध के लिए जा रहे तो अचानक वापस लौटे, मां के पास आए, मां प्यास लगी है। मां ने कहा शर्म नहीं आती, रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। दोनों बेटे बलिदान हो गए। हाय हाय, क्या बात है। मां रोने लगी, गुरु गोविंद सिंह के पास गई, कहने लगी मेरी कोख खाली हो गई है, 4 बेटे थे, चारों के चारों मिट्टी पर बलिदान कर दिए, मैं क्या करूं। गुरु गोविंद सिंह का रोने की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने जो बयान दिया, मेरे रोंगटे खड़े उस बयान को बताते समय। उनकी आत्मा सुन रही होगी आकाश के अंदर, उनके चारों बेटों की आत्माएं सुन रही होंगी। मुफ्ती साहब, आपको क्या पता बलिदान किसे कहते हैं, आप तो अपनी बेटी को 4 टुकड़खोड़ों के बदले में बचा चुके हो। तब उन्होंने कहा देश धर्म के मत बजाना मेरे इस वक्तव्य पर तालियां, बजाओ तो उन बलिदानियों के लिए बजाना जिनका पूरा परिवार खप गया इस देश के लिए। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। तो अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति में, लेकिन ये हुआ नहीं साहब। यदि हमने कर लिया होता तो पाकिस्तान के एक बड़े छोटे बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वो हमसे ये कह देता कि मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। उसके वाक्य को ध्यान में रखें, उसने कहा फीता लेकर के मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मुझे हरिओम भाई साहब ने बताया उसका नाम बिलावल भुट्टो है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनकी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास में है। उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मांगा था, वो खुदा के घर पे हैं। मैं इस छोटे बच्चे की लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं, कहीं ये भी वहीं पर ना चला जाए। इतिहास है जिसने कश्मीर मांगा उसका ये धरातल हुआ है। और किसके बल पर मांगना चाहता है? नई पौध के बच्चों सुन लेना और फक्र करना अपनी सेना के ऊपर, और उनकी सेना की कुंडली बांचता हूं। 84,000 सशस्त्र सैनिक, हथियार सहित थे वो लोग। फिर मेरी बात को ध्यान सुने, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। 84,000 सशस्त्र सैनिक एक जनरल अरोड़ा के कदमों में सिर झुका दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। क्या बात है, क्या बात है। और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए।
तो मैं शुरू होता हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। पहली लाइन समझ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। एक सबक सिखला, आपकी कमजोर ताली मुझे लग रही है, मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। तो इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे? मेरा मन टूट जाएगा इस बार आपके हाथ खाली रहे तो। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे? इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो, मैं सच बोल रहा हूं, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांगे हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की मांगे हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जो बरस हजारों लड़ने का था, दिल में ख्वाब सजा बैठे। चाचा जानते हैं, भुट्टो ने बयान दिया था कि मैं 1000 साल तक लड़ूंगा हिंदुस्तानियों से। देवी इंदिरा ने एक लाइन में कहानी खत्म कर दी साहब। जो बरस हजारों लड़ने, ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कि दुनिया के नक्शे पर एक नए कंट्री का जन्म देवी इंदिरा के हाथों हुआ था। मैं बता रहा हूं, इशारे में सुनिएगा। जो बरस हजारों लड़ने का था, दिल में ख्वाब सजा बैठे। अगली लाइन पर आपके हाथ उठ जाने चाहिए। जो बरस हजारों लड़ने का था, दिल में ख्वाब सजा बैठे, वो भुट्टो दिल्ली आ न सके, खुद आधा देश गंवा बैठे। वो भुट्टो दिल्ली आ न सके, खुद आधा देश गंवा बैठे। वो भुट्टो दिल्ली आ न सके। तो कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। विष्णु सक्सेना ने मुझे बताया अभी कि बिलावल भुट्टो की एक बहुत खूबसूरत वहां गर्लफ्रेंड है, वहां की विदेश मंत्री, क्या नाम है उसका? हिना रब्बानी। हिना रब्बानी। वो भी देखो पवार जी ने बताया, जिनका औरतों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, पवार जी तो बताइए। तुम्हारा कैरेक्टर तो मुझे पता ही है पहले से। सफेद कपड़ों के अंदर काला दिल का आदमी बैठा हुआ है। हिना रब्बानी, आंटी का नाम क्या प्यार से लिया इसने। वो इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वीर रस में श्रृंगार और हास्य आता नहीं है, लेकिन इसमें दोनों रसों का व्युत्पत्ति एक साथ हो गई है। 2 पंक्ति में क्रोध देखना और तीसरी में हास्य के साथ आपकी तालियां उठ जाएंगी। ये कश्मीर देश का मस्तक है। मैं बिलावल भुट्टो से कहना चाहता हूं, ये कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। गुस्सा और तालियां एक साथ उठें। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है। फिर आपका आनंद के लिए बोलता हूं, ये सोच खून का रिश्ता है। हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, यहां सेना के कुछ लोग बैठे, मुझे बताया गया, ये लाइन मैं आप तक सौंपता हूं सर। ये वरना जिस दिन हम अपनी सेना की बाजुओं में आपकी ताकत पहुंच जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये गर्व गुमान नहीं होगा। और सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया, ये पाकिस्तान नहीं होगा। और पड़ोसी मुल्क को अब ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में अंकल बदल चुके हैं। अब वहां दूसरे अंकल आ गए। बता दिया करो कि समझ में भी आ गई है कोई बात। हर बात अनुवाद करके नहीं बताई जाती। और अंकल ऐसे ही आए जैसे आंधी आ रही है। हाँ, आंधी तूफान की तरह ही आए वो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। खांसते हुए थोड़ी आए वो तुम्हारे वाले आए दूसरे अंकल। समझ रहे हो ना अब मैं कहां बोल रहा हूं? बताते रहा करो बस, कि हमें लगे कि हमारी बात पहुंच रही है आप पर। क्यों नींद, जैसा संजय ने बताया अभी पिछले महीने हम दोनों भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड गए थे। मैं सच बता रहा हूं आपको, हम जैसे ही लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, वहां के सुरक्षा ऑफिसर ने पहला सवाल पूछा हमसे। संजय गवाह, इसके मैं सरस्वती के मंच पर झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बात है। एज इट इज उसने हमसे पूछा, डू यू सपोर्ट मिस्टर मोदी? तो मुझे लगा यार पेट दर्द यहां से ज्यादा तो बाहर के लोगों के बीच में, वहां पेट दर्द ज्यादा है लोगों के। तो मैंने कहा, क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, और एक देश का नाम आएगा, मुझे बताना उसकी नींद उड़ी कि नहीं उड़ी। क्यों नींद सभी की उड़ी, पहली बार चुनाव यहां हुए, लोग लोटा लेके पड़ोस में चल पड़े, कहने यार मोदी आ चुका है।
क्यों नींद सभी की उड़ी हुई, अब मजा लेना एक साथ कविता का, क्यों नींद सभी की उड़ी हुई, जनता के चंद फैसलों से हो गई कराची तक हलचल, भारत के तुंग हौसलों से हो गई कराची तक हलचल। आपकी कमजोर रही ताली थोड़ी सी, फिर कोशिश करता हूं। हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से, तुम सुनो ध्यान से पद चापें, एक ही परिवर्तन हुआ है साहब मेरी दृष्टि में, तुम सुनो ध्यान से पद चापें जो इस जनमत से आती हैं, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। तो भारत के वो दिन दूर हुए, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाना जल्दी से, भारत के वो दिन, उनकी भी इज्जत रह जाएगी, मैं भी कह दूंगा, भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। वाह, मैंने सरदार जी का नाम तो नहीं लिया ना। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे, अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब दो दो हाथ करेंगे हम इन दाऊद के आकाओं से, भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब कान खोलकर सुन ले जग, मैं पूरे मुल्क से नहीं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। अब अगली लाइन संजय तुम मत सुनना ध्यान से, पढ़े लिखों की लाइन है जी भाई साहब। संजय कई बार मेरे से पूछता है भाई साहब ये वीजा कौन सी सब्जी का नाम है, तो ये पढ़े लिखों की लाइन है, बाद में इसको बताएंगे हम वीजा क्या होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनना, जो कल तक, ये परीक्षा है आपकी भी और मेरी भी कि कितने पढ़े लिखे लोग इस जनसमूह में बैठे हैं, एक लाइन में मुझे बता देना, जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे। वाह, मैंने अपनी बात कह दी और अगली लाइन में पूरी क्लियर हो जाए तो मुझे बताना, जो कल तक वीजा, मैं फिर इशारा कर रहा हूं केवल, जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे, वो सारे अपने स्वागत में, सच हो तो ही हाथ उठे वरना खामोश रहिएगा, वो सारे अपने स्वागत में खुद फूल बिछाए बैठे हैं, वो हमको वीजा क्या देंगे खुद आस लगाए बैठे हैं। वाह 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 वाह, वो हमको वीजा क्या देंगे खुद आस लगाए बैठे हैं, वो हमको वीजा सौंप। अंतिम लाइन सुन लीजिएगा, कविताएं चरण चुंबन की भाषाएं नहीं होती राजनीति की। चाणक्य लिखते हैं जिस दिन कवियों की भाषा राजनीति के जूतों की दस्तखत होना शुरू हो जाएगा, उस दिन कविता की कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात, वाह। मोदी जी के सामने मैंने 16 बार कविताएं पढ़ी होंगी शायद, मेरी 2 किताबों का विमोचन उन्होंने किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है मैं उनकी वृद्धावली गाना शुरू कर दूं। मैं चंद्रगुप्त के तरह, चाणक्य की तरह राजनीति को दिशा निर्देशित करने का काम करने के इतिहास से सबक लेता हूं। और 2 अंतिम लाइन कहकर मोदी जी से अपनी बात कहना चाहता हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, मेरी पीढ़ी के वीर रस के वरेण्य कवि श्रद्धेय हरिओम पंवार यहां बैठे हैं, मैं जीवन में एक लाइन भी कविता के नाम पर कभी लिख पाऊं उनकी तरह, तो एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनके श्री चरणों में लाइन उन्हें सौंप रहा हूं। क्या बात। लो, और मैं दावा कर रहा हूं साहब ये कविता है, अच्छी न लगे, समझ में न आए तो भी ताली बजाना, क्योंकि मैं हरिओम जी की उपस्थिति में गवाही देकर कह रहा हूं मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत मां ने। धन्यवाद भाई साहब, आप कविता, धन्यवाद धन्यवाद। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे, गांडीव रखो या तजो शस्त्र, हमें मतलब नहीं है, गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। क्या बात, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, ऐसा लगा मुझे, आपको भी लगा हो तो मुझे बताएं, जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, बरसों धरती जब तप करती मोदी सा बेटा पाती है, बरसों धरती जब तप करती मोदी सा बेटा पाती है, तो उठ करके बाहों में भर लो। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां मुझे गलतफहमी करें कि वो मेरे लिए थी, विष्णु सक्सेना को ये गलतफहमी हो कि ये तालियां उनके लिए हैं,
मैं दोनों कोशिश एक साथ कर रहा हूं। उठ करके बाहों में भर लो, हिंदुस्तान बोल रहा है तो हिंदुस्तान मेरे साथ होना चाहिए। उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। वाह 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 वाह। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। मैं ये सब बातें अनेक बार कहता रहा हूं आपके बीच में, लेकिन मैं सोचता हूं, हरिओम जी भाई साहब और हम डिस्कस करते हैं, जब ये सब लड़ाइयां नहीं होंगी, ये युद्ध नहीं होंगे, तो इस दुनिया की भाषा क्या होगी? बड़े लोग बताते हैं, संत लोग बताते हैं, बेटा उस समय इस दुनिया में केवल प्यार बचेगा, शांति बचेगी, मनुहार बचेगी, मोहब्बत बचेगी। ये तो हम भी बताते हैं। वो बताता तो ऐसा थोड़ी होता जैसा हो रहा है, फूल फूल के। ऐसा लगता है सब्सिडरी की सारी गैस सिलेंडर इसी के पेट में गए हुए। मोदी जी ने कहा है जिनको जरूरत नहीं है वो छोड़ दें, अगला 2-2 सिलेंडर फालतू लिए घूम रहा है। फूड डिपार्टमेंट रेंट, मैंने कहा यही नुकसान हुआ इस आदमी को।